दोस्तों, मैं विक्रांत आपके यूट्यूब चैनल विक्रांत फैक्ट पर एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। और आपको इसमें मिलेंगे 30 क्वेश्चन में हम आपका सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको उत्तर बताएंगे, और एक क्वेश्चन हम आपको छोड़ देंगे जिसमें आपको उत्तर बताना होगा। तो डेली 8 बजे क्लासेस होंगी, बाल विकास की, हिंदी की, संस्कृत की और सामाजिक अध्ययन EVS की सभी कक्षाएँ होंगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका बाल विकास के हैं। बाल विकास से 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भूख और प्यास है। भूख और प्यास व्यक्तिगत प्रेरक हैं, सामाजिक प्रेरक हैं, जन्मजात प्रेरक हैं, अर्जित प्रेरक हैं। आपको बताना है भूख और प्यास कैसा प्रेरक है। तो आपका इसमें जो राइट जवाब होगा वह होगा बी, जन्मजात प्रेरक हैं। भूख और प्यास जन्मजात हैं। जन्मजात निध भी प्रेरक है, जन्मजात है। जो एक होती है आंतरिक इच्छा और एक होती है आंतरिक प्रेरक और एक बाह्य प्रेरक। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य कैसा संप्रेषण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। आपका इसमें बताना है राइट आंसर। राइट जवाब है दूसरा है आपका इसमें दूसरे का जो डी आंसर है वह है सी, डी उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो दो का डी राइट जवाब होगा, उद्देश्य केंद्रित, डी फॉर डेनमार्क। तीसरा है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। उसे डांटेंगे ताकि यह गलती दोबारा ना दोहराए। बी है, प्रधानाचार्य को बता देंगे। सी है, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। डी है, बच्चे से बातचीत करके उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो तीसरे का आपका जो राइट आंसर है वह है डी, बच्चे से बातचीत करके उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा लेट क्यों आया है। नेक्स्ट है चौथा, आप बताया करिए फटाफट। अगर स्पीड जल्दी तेजी हो तो आप उसे धीमे कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे अधिक उपयुक्त उपागम कौन सा है, अप्रोच कौन सा है। व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, रचनात्मक उपागम या मानवतावादी उपागम। चौथे का आपका जो राइट जवाब होगा वह होगा बी फॉर बॉम्बे, सृजनवादी उपागम आपका चौथे में राइट जवाब होगा। पांचवा है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। ए, स्नेह का अभाव पाया जाता है। बी, क्रोध का। डी, सी, दूसरोपण का। डी, घृणा का। सबसे अधिक अभाव किसका पाया जाता है अपने स्कूलों में अधिकतर। तो इसका राइट जवाब होगा वह होगा डी, घृणा का, हेट का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट जवाब छठवां क्वेश्चन है, परीक्षा में विद्यार्थियों किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। स्मृति एवं समझ पर आधारित प्रश्न होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या विषयगत होना चाहिए, समझ एवं अनुप्रयोग पर होना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो ये है आपका सी, समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित होना चाहिए और व्यापक एवं सतत मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में अधिक प्रकार की रुचि होती है और सीखने के लिए प्रभावशाली भी होता है विद्यार्थी या बच्चा छात्र। सातवां क्वेश्चन है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। बहुभाषी विद्यार्थी मतलब कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई संस्कृत, कोई पंजाबी, कोई उर्दू, कोई मराठी, कोई कंकड़, तेलुगु सब बोलने वाले हैं। तो आप उसमें क्या स्थिति उत्पन्न होगी। ये शिक्षण प्रक्रिया अधिगम में बाधा होगी, या विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या हो जाएगी, अध्यापक में कुंठा की भावना होगी, सीखने के समृद्ध संसाधन मौजूद हो जाएंगे। तो सातवें का आपका जो राइट जवाब होगा ये होगा, बताइए। सातवें का जो आपका डी होगा जवाब, सीखने के समृद्ध संसाधन होंगे जो बच्चा अधिकारी भाषाओं में बोलने वाले होते हैं। आठवां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। पहला है ए, कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। बी, पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने मन से ही सोचें, अपनी स्थिति से सोचें, अगर आपको कोई बच्चा पढ़ा रहे हैं या आप खुद बच्चे हैं या आप खुद छात्र बन के जब स्टूडेंट बनते हैं, आप सुनते नहीं हैं, तो आपको अध्यापक क्या करता है, आप क्या करते हैं, आपकी स्थिति जानने का प्रयास करना चाहिए अध्यापक को, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आपका राइट जवाब होगा इसमें डी, आठवीं का डी आपका राइट जवाब होगा। कारण जानने की कोशिश करना चाहिए अध्यापक को, या आप अध्यापक हैं तो उसे कारण जानने की कोशिश करें। नवा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निष्पत्ति लब्धि। AQ का सूत्र होता है AQ इक्वल टू MA अपान CA इंटू 100, AQ आप इक्वल टू CA अपान EA इंटू 100, AQ इक्वल टू EA अपान CA इंटू 100, AQ इक्वल टू EA अपान MA इंटू 100।
इसका जो राइट जवाब होगा 9वें का, वो आपका राइट जवाब होगा डी, AQ इज इक्वल टू ए अपान MA इंटू 100, मेंटल एबिलिटी निष्पत्ति लब्धि। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या का पहचान कर सकते हैं और सुधार करने के कौशल विकसित कर पाएंगे। बी है अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। सी है बच्चों को प्रभावशाली ढंग से पढ़ा पाएंगे। डी है शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। आपका 10वीं का जो राइट जवाब होगा कौन सा होगा, आप बताइए। जी हाँ, 10वीं का आपका जो राइट जवाब होगा वह होगा ए, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। चलिए आपको 9वें का अगर हम आपको बता दें, पूरे इसको बता दें हम, AQ का मतलब है अचीवमेंट क्वांटिटी, ये मतलब आप कितना उससे प्राप्त कर सके हैं, ये AQ हो गया। और EA का मतलब होता है EA, इसका मतलब होता है एजुकेशनल एज मतलब शैक्षिक आयु, उसकी शैक्षिक आयु कितनी है। फिर अब देखेंगे उसकी मानसिक आयु कितनी है। तो EA का मतलब हो गया एजुकेशनल एज या शैक्षिक आयु, MA का मतलब हो गया मेंटल एज, और अचीवमेंट कंटेंट हो गया किसका, AQ का। तो आप जो उसमें राइट आंसर था A इंटू AQ इज इक्वल टू EA अपान MA इंटू 100। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वीं का आपको बता ही चुका है, 10वीं का आपका ए राइट जवाब होगा, ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़नी हो तो क्या करेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ये है विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही गई है। तो एजेंसीएफ में क्या कहा गया है ये आपको बताना है। राइट RTE में क्या बताया गया है इसका आपको बताना है। तो RTE में बताया गया है, राइट टू एजुकेशन बताया गया है कि इसके अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाएगा जो 6 से 14 वर्ष तक के विद्यालय कभी नहीं गए हैं या छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन, आपको इसमें मिलान करना है। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, बहुतत्व किसने दिया, समूह तत्व किसने दिया, त्रिआयामी सूत्र या सिद्धांत किसने दिया। तो इसमें आपका जो राइट जवाब है वह है बी। आपको हम ये देखिए इसमें बी है, इसमें आपका जो 12वें में आपका डी सही होगा क्योंकि जो सिद्धांत है इसमें एक तत्व किसने दिया है, वह दिया है बिने ने। तो चलिए हम आपको इसमें मिलान कर देते हैं। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है, ये दिए हैं 2 लोगों ने, एक बिने है, टर्मन है, और बाद में इसमें एस्टर्न भी आए थे, एस्टर्न भी। 3 लोगों ने दिया है एक तत्व का सिद्धांत। दूसरा है बहुतत्व का सिद्धांत का दिया है थॉर्नडाइक ने। जी हाँ, दूसरे आपका मिल जाएगा थॉर्नडाइक, अब पहला मिल जाएगा बिने से। ओके, नो प्रॉब्लम। तीसरा है समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया है, यह दिया है थर्स्टन ने, तो आपका इससे मिल जाएगा। त्रिआयामी किसने दिया है, तो त्रिआयामी जो सिद्धांत दिया है वह दिया है गिलफोर्ड ने। ये आपका राइट जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें हम आपको और बताएं। चलिए हम आपको वहाँ पे और एक पेज में समझा देते हैं। अगर आपको द्वितत्व सिद्धांत पूछे तो दिया है किसने, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन महोदय दिए हैं। तो अगर त्रितत्व पूछे तो त्रितत्व का भी स्पीयरमैन ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। यदि आप टीचर हैं, अगर कोई बच्चा चुप रहता है आपकी क्लास में तो आप क्या करेंगे। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसको डॉक्टर से दिखाएंगे या साइकोलॉजिस्ट से दिखाएंगे, उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे। तो 13वें में आपका जो राइट जवाब होगा वह है सी, मतलब उसके पुत्र चुप रहने का कारण जानेंगे, क्योंकि वह बच्चा किस लिए नहीं बोल रहा है, डरा है या क्षमा है, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। 14 क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलन करना चाहिए, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करते रहना चाहिए, अंक या ग्रेड प्रदान करना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक
क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलन करना चाहिए। इसलिए इसका जो आपका राइट जवाब होगा वह होगा बी फॉर बॉम्बे। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करता रहना चाहिए, आकलन करना चाहिए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। बालक केंद्रित शिक्षा, जो आपका जो शिक्षा है इस समय वह बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखा करिए। कहाँ पे है पूछ रहा है, कहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। यह है गृह कार्य प्रदान करना, या बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनशीलता को, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। जो आपका 15वें का राइट जवाब होगा वह होगा ए फॉर अमेरिका। गृह कार्य प्रदान करते रहना यह सम्मिलित नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि कक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा जब हम असामान्य व्यवहार करते हैं तो क्या करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में हम गृह कार्य प्रदान नहीं कर सकते हैं, उसे गृह कार्य प्रदान नहीं करने की बात कही गई है। तो आपका इसमें 15वें का जो आपका सम्मिलित नहीं है वह है गृह कार्य प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, टर्मन महोदय एवं मॉडर्न महोदय के द्वारा, कैरल एवं मार्टिन्स महोदय द्वारा, R.W. टेलर महोदय द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं दिया गया है कि बालक प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। तो आपका इसमें जो राइट जवाब होगा वह होगा 16वें का सी मतलब R.W. टेलर महोदय के द्वारा दी गई है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा को और दर को तथा गुणवत्ताओं में विशिष्ट होता है। अगर आपको स्पीड तेज लग रहा हो तो आप धीमा कर सकते हैं, अगर आप धीमा लग रहा है तो आप तेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे किस प्रकार कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें देती रहनी चाहिए या कैसे देना चाहिए। कार्य समाप्त होने के पश्चात देना चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दिया जाना चाहिए, बीच बीच में देते रहना चाहिए, कार्य के बीच में केवल एक बार देना चाहिए, या इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, कभी मत दो उसको जब बच्चा कोई सीख रहा हो या सिखा रहे हो। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका जवाब सही होगा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो 17वें का आपका इसमें जो राइट जवाब होगा वह होगा कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। कार्य करते समय सतत रूप से देना चाहिए उसे कि कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कितना उसे सीख मिली है। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी क्षमता किस प्रकार की है जानने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, डी है उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा में बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। इसमें आपका जो 18वें का राइट आंसर है वह है बी मतलब कि किसी जो बच्चा है उसकी क्षमता किस प्रकार की हम उसको जानेंगे और उसके बाद उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए IQ भी नापा जाता है कि किस प्रकार बच्चा कितना प्रतिभाशाली है, मूढ़ है, जड़ बुद्धि है, जिसे हम देखा जाता है IQ के द्वारा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो आई थी उसके द्वारा क्या कहा गया है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना चाहिए, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, परीक्षाओं में लचीलापन लाना चाहिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है यह पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा, निगेटिव वाला प्रश्न है ये, कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट जवाब होगा वह ए विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त करना यह कथन सत्य नहीं है। इसमें क्या कहा गया था, इसे कहा गया था कि ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर ध्यान हमें जोड़ना ही है, ध्यान देना ही है, क्योंकि भारत प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है। तो परीक्षाओं में लचीलापन भी बताया गया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जो भी पेपर में आया भी था कि टेट का पेपर जो निरस्त हुई है उसमें आया भी था ये कि मूल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए, कभी कभी सतत इसे पूछा गया था, उसमें सतत व्यापक मूल्यांकन सही था। तो समय बेसिक शिक्षा भी NCF में कहा गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। बिल्कुल सही, देना चाहिए भाई। फिर है भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि बच्चे का जो भाषा कौशल है, भाषा कौशल के जनक हैं चोम्स्की हैं, उनके अनुसार बिल्कुल देना चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल सही। तो तीनों आपका इसमें सही है, इसलिए आपका
जो राइट जवाब होगा वह डी होगा, क्योंकि ये किसी पे मार नहीं सकते हैं। तो चौथा आपका राइट आंसर होगा बी का, जो 19 का 20 का डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों का रूप होना चाहिए, रोज एक जैसी होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिए। फिर देख लेते हैं, वैसे 21 का ये सही होना चाहिए। देख लेते हैं 2 क्वेश्चन और क्या है, 2 विकल्प है। एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक लाइन बैठाएंगे तो पता लगा 300 बच्चे हैं तो चली जाएगी आधा किलोमीटर लाइन ही, बच्चे क्या सुनेंगे। फिर कहता है इस प्रकार से हो कि वो दूसरे से बातचीत न कर सके। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है बातचीत न कर सकें, बातचीत कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए किसी समस्या पे बातचीत कर सकते हैं, तो आपका उसमें किसी जो मीटिंग हो उस पर हर में अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 22वां, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? स्वयं की क्षमता एवं कमजोरी की पहचान करना, दूसरों को प्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझाने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि होती है उससे हम तात्पर्य समझते हैं, या उसे हम समझते हैं कि जो विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल होता है उसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है कहते हैं। तो आपका इसमें जो राइट जवाब है वह है सी। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? ये आपको भली भांति पता होगा कि शिक्षक वर्तमान समय में कैसे हैं, ज्ञान देने वाले की, मित्र वाले की, या सुगमकर्ता की, या प्रबंधक की। तो 23वें का आप जानते हैं कि इसमें जो आपका सही है वह है बी, सुगमकर्ता की। वैसे वास्तविक रूप में देखेंगे तो या प्रबंधक की होती है या नेताई छाड़ते हैं, लेकिन ठीक हम सबको ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए आपका जो राइट जवाब है बी, सुगमकर्ता की है। हम किसी भी चीज़ में समस्या में वो हमारी सहायता करते हैं, ज्ञान ही नहीं देते हैं, नैतिक शिक्षा भी देते हैं, तो इसलिए हम आपका बी मानते हैं सही। अजोग भी मानता है। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से गति से सीख रहे हैं, आपको लगता है कि आपके कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं कि, और कुछ ऐसे हैं कि उनको 15 बार बताने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो यही पूछा जा रहा है। तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, बिल्कुल सही, हम रोक नहीं सकते हैं। तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, कुछ तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे कि कोई धीम सीख रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल करना चाहिए कि जो तेज़ सीख रहा है उस पर हम कम ध्यान दें, जो बिल्कुल नहीं सीख रहा है, कम सीख रहा है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे ताकि वह भी तेज़ी से सीखने में सहायता कर सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत करने में सफल हो जाता है, बात करने वालों को दंड देता है, उदासीन है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में इस्तेमाल या उपयोग किया जा सकता है। तो 25वें में आपका जो राइट जवाब होगा वह होगा डी, जो सोचता है कि बातचीत को हम सीखने के एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो सही है, और हम आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बच्चों को बातचीत करने में साधन के रूप में भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है, यहाँ आपको बताना है। दुर्गम, प्लेटो, अरस्तु या किलपैट्रिक अरस्तु। इसके जो प्रतिपादक हैं परियोजना विधि के वह हैं आपको सी, किलपैट्रिक। बाकी ये प्रश्नोत्तर विधि की थी। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन है? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव या मूल्यांकन है। चौथा बी है छात्र अध्यापक उद्देश्य, और सी है छात्र समाज अधिगम, सी है डी है छात्र परीक्षा परिणाम। इसमें आपका जो राइट जवाब होगा वह होगा ये उद्देश्य है, अधिगम है, अनुभव व मूल्यांकन है। 28वां है कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? वैसे ये आपके सोच पर निर्भर करता है। कक्ष शांत होना चाहिए, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण या मित्रता पूर्ण। 28वें का आपका जो राइट जवाब होगा, 28वें का जो राइट जवाब है वह है डी, मित्रतापूर्ण होना चाहिए कक्षा कक्ष का वातावरण। इंजीनियरिंग या व्यवसायिक या अनुदेशन। तो 29वें का आपका जो राइट जवाब होगा वह होगा बी, बी फॉर बॉम्बे। कठोर शिल्प उपागम इंजीनियरिंग पर सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको बताना है, हम आपको इसको उत्तर नहीं बताएंगे। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक व मानसिक परिवर्तन में समायोजन का समस्या का सामना करते हैं, अपने साथियों से समायोजन, अपने माता पिता से समायोजन,
या अपने पढ़ाई संबंधी समायोजन करने में। सॉरी, खांसी आ रही है। तो आपको उसका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब आपको बताना है कि आप कितना में कितना कर पाए हैं। जैसे आप मान लीजिए 28 करते हैं तो 28/30 लगना है। आप 25 करते हैं तो 25/30। आपको और कोई में डाउट है प्रश्न में तो बताइएगा, उसे हम कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन कर देंगे, तो जिससे आप उसे पूरे तरीके से क्लियर समझ पाएंगे। या जिसमें जो 30 में 30 जो पाया होगा वो कमेंट करिएगा, उसका नाम हम आपको अगले वीडियो में लेने वाले हैं। जो 30 में 30 लाया होगा उसका नाम हम आपको करंट अफेयर्स उसमें अगले वीडियो में लेने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं। उसका नाम ही हम कमेंट में पिन कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।